सर्वप्रथम माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार। तो चलिए आज के इस रामबाण सीरीज का जो सेशन है, ये सेशन 2 रहने वाला है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। और हाँ, इससे पहले भी आप लोगों को दुमका जिला स्पेशल ये 210 MCQ का महामैराथन गागर में सागर आप लोग का वीडियो प्रोवाइड किया गया है। इसमें भी काफ़ी चुनिंदा प्रश्न आप लोगों के एग्जामिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए प्रश्न करवाए गए हैं। तो इस वीडियो को यदि आप लोग नहीं देखें तो इस वीडियो को भी आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। साथ ही साथ ये जो रामबाण सीरीज का आप लोग का चल रहा है, ये रामबाण सीरीज का पहला भी आप लोग को प्रोवाइड कर दिया गया। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, दुमका चौकीदार रामगढ़ रामबाण सीरीज का आप लोग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर के सारे प्लेलिस्ट को आप लोग कवर कर सकते हैं सीक्वेंस फॉर्म में। पहला प्रश्न है, गोड्डा, देवघर और दुमका जिले झारखंड के कौन से डिवीजन के भाग हैं? तो ये झारखंड के किस डिवीजन के भाग हैं? गोड्डा, देवघर, दुमका ये सभी आप लोग के संथाल परगना डिवीजन के भाग हैं। हुल विद्रोह सिद्धू कान्हू विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो इन सारे नामों से किस विद्रोह को जाना जाता है? संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह, सिद्धू कान्हू विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सफा होड़ आंदोलन के नेतृत्व में हुआ। सफा होड़ आंदोलन किनके नेतृत्व में हुआ? तो सफा होड़ आंदोलन के नेतृत्व करता थे लाल हेम्ब्रम, जिन्हें लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। NIDM की रिपोर्ट के अनुसार दुमका किस प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार दुमका किस प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत है? झारखंड में ये NIDM के तहत ये 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। और इनमें से दुमका जिले की बात करते हैं, मध्य व उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। मसान जोर बांध का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो मसान जोर बांध का जो निर्माण है वो 1955 ईस्वी में किया गया। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी दुमका। कहाँ से? दुधवा पहाड़ी दुमका से। देखिए, बांसलोई नदी का उद्गम बांस पहाड़ी गोड्डा से और मयूराक्षी नदी का उद्गम त्रिकुट पहाड़ी देवघर से। अगला प्रश्न है, झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। झारखंड की एकमात्र जो कि नौगम्य नदी वो कौन सी नदी है? वो है मयूराक्षी नदी, जिसे हम लोग मोर नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये मयूराक्षी नदी का उद्गम त्रिकुट पहाड़ी देवघर से हुआ है। राजमहल ट्रेप की औसत ऊंचाई है। तो राजमहल ट्रेप की औसत ऊंचाई 900 से लेकर के 1100 मीटर औसत ऊंचाई है। निम्न नगर पंचायत दुमका जिला में है। इनमें से कौन सा नगर पंचायत दुमका जिला में है? तो वो है आप लोगों का प्रश्न हम लोग आगे बढ़ गए हैं। इससे पहले कुछ प्रश्न ये देखिए, जो प्रश्न है वो 11वां नंबर पे है और इसका आंसर बासुकीनाथ हो जाएगा। ऊपर का प्रश्न क्या था? निम्न जल गर्मकुंड दुमका जिले में अवस्थित है। इनमें से कौन सा जल गर्मकुंड दुमका जिला में अवस्थित है? तो झुमका जल गर्मकुंड ये दुमका जिला में अवस्थित है। दुमका जिला में कुल पंचायत की संख्या कितनी है? तो दुमका जिला में कुल पंचायत समितियां की संख्या बात करते हैं तो कुल पंचायत समिति की संख्या 10 है। निम्न नगर पंचायत दुमका जिला में है तो बासुकीनाथ नगर पंचायत दुमका जिले में है। और इस प्रकार दुमका जिले में कुल शहरी स्थानीय निकाय की संख्या बात करते हैं तो 2 कुल शहरी स्थानीय निकाय हैं। अगला प्रश्न है, निम्न प्रखंड दुमका जिला में नहीं है। इनमें से कौन सा प्रखंड दुमका जिला में नहीं है? तो बड़का गांव जो प्रखंड है ये दुमका जिला में अवस्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, दुमका जिला का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है। दुमका जिला का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 93.18%।
जनसंख्या की दृष्टि से दुमका जिला का स्थान कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से दुमका जिला का स्थान 11वां स्थान है। दुमका जिला का लिंग अनुपात कितना है? तो दुमका जिला का जो लिंग अनुपात वो है 977। दुमका जिला में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? दुमका जिला में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो कितना है? 6.02%। दुमका जिला का शिशु लिंग अनुपात है। दुमका जिला का शिशु लिंग अनुपात कितना है? शिशु लिंग अनुपात है 966 और लिंगानुपात 977। दुमका जिला का समुद्र तल से ऊंचाई है, तो दुमका जिला का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 472 फीट। दुमका जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दुमका जिला का कुल क्षेत्रफल 3761 किलोमीटर। कितना? 3761 किलोमीटर। दुमका जिला से अलग कर किस जिला का गठन किया गया? तो दुमका जिला से अलग कर जामताड़ा जिला का गठन किया गया। जो अभ्यर्थी अभी तक इस बैच से नहीं जुड़ पाए हैं, आप लोग इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। यदि आप इस बैच में जुड़ते हैं तो यकीन मानिए जो भी प्रश्न आप लोग के जिला में पूछे जाएंगे 40 से 45 प्रश्न एज इट इज़ यहीं से आप लोग को देखने को मिलेंगे। जितना दिन का जो भी समय बचा हुआ है आप इस बैच से जुड़ जाइए और इस सीक्वेंस फॉर्म में जो यहाँ पे मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड किया गया है उस सीक्वेंस में आप लोग सारे स्टडी मटेरियल को पढ़ कर के जाइए। निश्चिंत आप लोग के 40 से 45 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इस बैच की खासियत ये है कि सबसे पहले यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट ओवरऑल जिला जीके, झारखंड जीके, लैंग्वेज पेपर, समान ज्ञान का जो भी जैसे हिस्ट्री के 3 सेक्शन, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, भारत का भूगोल, वर्ल्ड भूगोल, जो राज्य व्यवस्था है, ये भी समान ज्ञान के हर एक सेक्शन का कंप्लीट थ्योरी का नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किया गया है। साइंस का हो गया, गणित, रीजनिंग, ये सभी के प्रैक्टिस सेट। और ख़ासियत ये है कि देखिए ये तो आप लोग का कंप्लीट लाइव क्लास जो रिकॉर्डिंग क्लास आप लोग को दिया गया है, इसमें क्लास साथ में पीडीएफ नोट्स आप लोग का 13 से 14 अलग अलग जो भी जिला का एग्ज़ामिनेशन हुआ है, कम से कम यहाँ पे आप लोग का 15 जिला का अलग अलग जिला का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया गया है। साथ में यहाँ पे 20 प्रैक्टिस सेट। खासियत ये है कि प्रैक्टिस सेट 20 आप लोग को दिया गया है, साथ में कंप्लीट थ्योरी के नोट्स भी आप लोग को दिए गए हैं। क्लास से जुड़ने की बात, प्ले स्टोर में जाइए, शुभम गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहीं से जुड़ सकते हैं। किसी तरह का कोई भी जानकारी चाहिए देन आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमें सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप लोग को व्हाट्सएप में डायरेक्टली शेयर कर दिए जाएंगे। यहाँ से अब हमारे झारखंड जीके के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? अभ्रक, तो अभ्रक के लिए बात करते, देखिए सबसे पहले अभ्रक के लिए 3 जिला आप लोग को याद रखना है, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग। सबसे पहली प्राथमिकता आप लोगों को कोडरमा को देना है, देन आफ्टर गिरिडीह को देना है और फिर हजारीबाग को। ऑप्शन में ये नहीं रहता है, ये नहीं रहता तब हम लोग हजारीबाग को टिक आउट करेंगे। तो जो भी ऑप्शन में रहेगा, यदि तीनों ऑप्शन में रहते हैं तब जाकर के हम लोग को कोडरमा को ज़्यादा प्राथमिकता, तो 1 नंबर पे इसको रखना है, 2 नंबर पे इसको और 3 नंबर पे इसको। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा हजारीबाग यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था? शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था, तो वो आंदोलन था टाना भगत आंदोलन। जतरा भगत इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। 1914 ईस्वी की यह घटना है। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत में देखिए झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था, पशु भूमि के नाम से भी जाना जाता था। पुंडरीक देश, पशु भूमि, अर्क खंड हो गया, कर्क खंड हो गया, इन 4 नामों से आप लोगों का महाभारत में झारखंड को संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए,
झारखंड के लोकसभा क्षेत्रों में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 14, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 6। झारखंड में कुल सांसद की संख्या 6, 14, 20 और विधानसभा सदस्यों की संख्या 81। अगला प्रश्न है, देखिए दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है? ये पहला आप लोग का नदी घाटी परियोजना है, 1948 ईस्वी में किया गया और इसके अंतर्गत कुल 8 बांध बनाए गए हैं। दामिन एक कोह की घोषणा कब की गई? तो दामिन एक कोह की घोषणा 1824 ईस्वी में की गई। शंख नदी का उद्गम स्थल है। शंख नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो शंख नदी का जो उद्गम है वो चैनपुर प्रखंड, और ये चैनपुर प्रखंड है कहाँ पे? तो ये गुमला जिला में अवस्थित है। निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है तो मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य नहीं है। झारखंड के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 5 पड़ोसी राज्य हैं। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यदि यहाँ पे हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल कितना है? 2.42%। और वहीं जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या 2.72% है। जनसंख्या की दृष्टि से 14 नंबर पे आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 15 नंबर पे आता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जनजाति शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति है? शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति है बिरहोर और कोरवा। बिरहोर और कोरवा शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति है। ये शिल्पकार जनजाति है, यानी कि हस्तकला कुछ बनाने में इनके जो निपुण होते हैं। संथाल, उरांव, मुंडा ये आप लोग के कृषि के लिए हैं। संथाल जनजाति में युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल जनजाति में युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? संथाल जनजाति में घोटुल के नाम से जाना जाता है युवागिरी को। घोटुल, धुमकुड़िया, गीती, ओड़ा। संथाल, उरांव, मुंडा। संथाल, उरांव, मुंडा ये तीनों सीक्वेंस याद कर लेना है। संथाल, उरांव, मुंडा। संथाल में घोटुल के नाम से जाना जाता है, उरांव में घुमकुड़िया के नाम से जाना जाता है और मुंडा में गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। संथाल, उरांव, मुंडा, घोटुल, घुमकुड़िया, गीती, ओड़ा। झारखंड के प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी के नर्तक चिन्हों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या कुल आप लोग का 60 है। और ये जो आप लोग का प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी है, ये नर्तक चिन्ह ये आप लोग का उड़ीसा का है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, नर्तक चिन्हों की संख्या 48 है और जो सफ़ेद वृत्त है तो सफ़ेद वृत्त की संख्या 60 है। अगला प्रश्न देखिए, उधवा झील पक्षी अभयारण्य का स्थापना किस वर्ष किया गया? उधवा झील पक्षी अभयारण्य का स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1991 ईस्वी में। उधवा झील पक्षी अभयारण्य ये झारखंड का पहला रामसर साइट में इसे सूची में शामिल किया गया है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। झारखंड राज्य गठन के समय कुल प्रखंड की संख्या कितनी थी? झारखंड राज्य गठन के समय कुल प्रखंड की संख्या 212 थी। वर्तमान समय में 264 इसकी संख्या है। कुल अनुमंडल की संख्या उस समय 33 थी, अभी कुल अनुमंडल की संख्या 45 है। कुल प्रमंडल की संख्या उस समय 4 थी, अभी 5 है। कुल जिलों की संख्या उस समय 18 थी, अभी कुल जिलों की संख्या 24 है। अगला प्रश्न है, देखिए झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना है? झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर है। वैसे तो एवरेज जो वर्षा है 140 सेंटीमीटर, सर्वाधिक 180 सेंटीमीटर। ये आप लोग का नेतरहाट क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होता है। चाईबासा के मैदान में न्यूनतम वर्षा होती है। हजारीबाग जिला में सर्वाधिक वर्षा होती है। निम्न में से कौन सा मेला चतरा प्रतापपुर में लगता है? तो चतरा में कौन सा मेला लगता है? कुंदा मेला ये चतरा में लगता है। हिजला मेला दुमका में मयूराक्षी नदी के तट पर। हथिया पत्थर मेला ये फुसरो बोकारो में लगता है।
सूर्यकुंड मेला ये हजारीबाग में लगता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, तो संथाल परगना 1949 ईस्वी में ये आप लोग का पारित हुआ। 972 मीन्स 9 अध्याय और 72 धाराएं। और सीएनटी एक्ट की बात करते हैं तो सीएनटी एक्ट 1908 में, कब? 1908 में। ये हुआ 271। इसमें 9 अध्याय और 271 धाराएं हैं सीएनटी एक्ट में। नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? नेतरहाट आवासीय विद्यालय की जो स्थापना है वो 1954 ईस्वी में की गई। कब? 1954 ईस्वी में। धरती आबा के उपनाम से जाने जाते हैं, तो धरती आबा के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? धरती आबा के उपनाम से बिरसा मुंडा जाने जाते हैं। मरांग गोमके के नाम से जयपाल सिंह मुंडा जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्न में से कौन शतरंज खिलाड़ी है? इनमें से कौन शतरंज खिलाड़ी है? तो शतरंज खिलाड़ी की बात करते हैं, दीपसेन गुप्ता शतरंज खिलाड़ी हैं। प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोही हैं। दीपिका कुमारी तीरंदाजी खेल से संबंध रखती हैं। दीपिका सोरेन हॉकी से संबंध रखती हैं। सोहराय पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो सोहराय पर्व कार्तिक अमावस्या रात को ये मनाया जाता है। सरहुल चैत माह के तृतीय शुक्ल पक्ष को करम भादो एकादशी में मनाया जाता है। गिरिडीह जिला में कौन सा जलप्रपात अवस्थित है? इनमें से कौन सा जलप्रपात गिरिडीह जिला में अवस्थित है? उसरी जलप्रपात। राजमहल पहाड़ी में मोतीझरा जलप्रपात अवस्थित है। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित हुआ? तो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 19-20 मार्च 1940 ईस्वी को यहाँ पे हुआ। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो झारखंड का साक्षरता दर है 66.41%। पुरुषों का साक्षरता दर 76.84%। महिलाओं का साक्षरता दर 55.42%। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं वो बाबूलाल मरांडी हैं। प्रथम स्वतंत्र मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार और प्रथम महिला राज्यपाल और प्रथम महिला आदिवासी राज्यपाल वो हैं द्रौपदी मुर्मू। अब देखिए, यहाँ से हमारा साइंस का प्रश्न प्रारंभ होता है। प्रश्न क्या है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो देखिए, जब डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 केल्विन, फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट। तो ये सभी ऑल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब बर्फ़ का टुकड़ा समुद्र के पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो कितना भाग ऊपर रहता है? 1/10 भाग। अगला प्रश्न है, एक झूला झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल का पहले हम लोग बात करते हैं। T = 2π√L/g। अब यहाँ चूँकि बगल में एक और लड़की बैठ गई है तो उससे क्या परिवर्तन होगा? भार में, मास में। बट फॉर्मूला में देखिए कहीं पे भार या मास का कोई जिक्र ही नहीं है, तो चाहे एक बैठे, चाहे दो बैठे, चाहे 10 बैठे, किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, किसी आवृत्ति वाली तरंगों को प्रस्रव कर तरंगे कहते हैं। किस आवृत्ति वाली तरंगों को प्रस्रवी तरंगे कहते हैं? प्रस्रवी तरंगे। पहले हम लोग बात करते हैं श्रव्य तरंग किसको कहते हैं। तो देखिए, श्रव्य तरंग जो कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज के 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की श्रव्य तरंग कहते हैं। अश्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से कम के कहते हैं और 20,000 से अधिक को प्रस्रव्य तरंग। तो प्रस्रव्य तरंग 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। सो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का
सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो आप लोगों का मुख्य कारण है वो है अपवर्तन का। लोहे का एक टुकड़ा पारे पर तैरता है जबकि पानी में डूब जाता है क्योंकि लोहे का घनत्व पारे से खाली स्थान परंतु जल से खाली स्थान होता है। तो यहाँ पे दो खाली स्थान है और इन दोनों खाली स्थान में आप लोगों का पहले वाला में कम दूसरा वाला में ज़्यादा हो जाएगा। H1N1 विषाणु के कारण निम्न में से कौन सा रंग उत्पन्न होता है, रोग उत्पन्न होता है H1N1 के कारण? तो H1N1 के कारण स्वाइन फ्लू, क्या चीज़? स्वाइन फ्लू। निम्न में से किसे शरीर सशक्तिकरण आहार माना जाता है? तो शरीर सशक्तिकरण आहार किसे माना जाता है? प्रोटीन को। शरीर सशक्तिकरण आहार प्रोटीन को माना जाता है। तारों का रंग व्यक्त करता है उसका, तो तारों का रंग तापमान व्यक्त करता है। भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? देखिए यहाँ पे अब हम लोग का जीके जीएस का प्रश्न प्रारंभ होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हेराल्ड डोमर आधारित। और दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अगला प्रश्न है, संविधान में ग्राम पंचायतों की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? ग्राम पंचायत ये अनुच्छेद 40 और ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत 36 से 51 के बीच में आप लोग का आता है। अगला प्रश्न है, देखिए महात्मा गांधी ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में करो या मरो का आंदोलन किया था? करो या मरो का जो आह्वान है वो भारत छोड़ो आंदोलन में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। 1942 ईस्वी ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी की घटना है और इसी के तहत 0 आवर भी इसी से संबंधित रखता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? तो गीत गोविंद के जो रचयिता वो हैं जयदेव। इनमें से कौन भारत से गुजरता है? तो भारत से कौन सा रेखा गुजरती है? कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है। खासी पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका राजभाषा है? तो खासी ये मेघालय राज्य की राजभाषा है। भारत में राज्य सभा के रूप में चुने जाने के लिए कम से कम आयु का होना आवश्यक है राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा के लिए कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। यक्षगान किस राज्य का लोक थिएटर प्रारूप है? यक्षगान। तो यक्षगान की बात करते हैं, यक्षगान ये आप लोग का कर्नाटक का है। इनमें से क्या खाद्य अनाज से संबंधित है? तो खाद्य अनाज से संबंधित है हरित क्रांति। श्वेत दूध उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे हमारा कुछ मैथ के प्रश्न यहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं। यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाए तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी? 40 में 40% की वृद्धि, देखिए 40 ये तो अपने आप में 100% है। जब 40 मीन्स 140 का वृद्धि किया जाता है, 0000 ये हमारा ख़त्म हो गया। 14 चौके 56, तो पहला था 40 और अभी है 56, तो वास्तविक वृद्धि कितना देखने को मिल रहा है? वार्षिक वृद्धि 16। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन एक टेबल 28-32 रुपये में बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% है तो मेज का लागत मूल्य क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2400 रुपया। अगला प्रश्न है, किसी राशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 30-40 है, तो यह राशि ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 76।
7600 रुपया। अगला प्रश्न देखिए, 6 और 110 का एलसीएम क्या होगा। तो 6 और 110 का एलसीएम यहाँ पे आप लोग को ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 330। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का 18। पुनः एक बार मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि दुमका चौकीदार भर्ती 2025 स्पेशल जो क्लासेस 199 रुपया में आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। यदि आप इस बैच से जुड़ते हैं तो फिर आप लोग को इधर उधर कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। जो भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे सभी सेक्शन को यहाँ पे कवर अप किया गया है। आप लोग के रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट, लैंग्वेज पेपर, जिला जीके, झारखंड जीके, ऑल इंडिया जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग सभी आप लोग को कवर अप देखने को मिलेंगे। और इस 50 प्रश्न में से डायरेक्टली आप लोग को 40 से 45 प्रश्न जो यहाँ पे स्टडी मटेरियल आप लोग को दिया गया है एज इट इज़ यहाँ से आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो जो भी समय बचा हुआ है आप उस समय को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। यकीन मानिए आने वाले समय में आप लोग को काफ़ी बेहतरीन यहाँ से मदद मिलने वाली है इस बैच से। देखिए जिस प्रकार आज आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसी प्रकार ये लोग भी कल जेसीसी गुरुकुल प्लेटफॉर्म से जुड़ कर के तैयारी कर रहे थे। देख सकते हैं गिरिडीह रैंक 1 यहीं का अभ्यर्थी है, ये पलामू का। यदि कल आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं फाइनली रूप से तो ये वर्दी आप लोग को इस वर्दी को आप लोग को पहनने को मिलेगा मौका। देख सकते हैं महिलाओं को भी आप कम मत आंकिए, ये भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा इन्होंने भी सिलेक्शन सुनिश्चित किया है। देख सकते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि यहाँ से जुड़ कर के, और आप भी यदि आने वाले समय में अपने तैयारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इसलिए मैं आप सभी को इस बैच के विषय में बार बार जानकारी आप लोग को देता हूँ। देखिए ये जो भी फ़ी रखा गया 200 वो कुछ फ़ी नहीं है आप लोगों के लिए। यदि आप इस फ़ी को एक बार पेड करके जुड़ते हैं, और ये एक ही बार पेमेंट करना है ना कि मंथली पेमेंट करने के बाद आप समझ सकते हैं कि डायरेक्टली आप लोग को 25-30 हज़ार जो भी है वो एक सैलरी में ही निपट जाएगी। तो देख सकते हैं यदि कल भी आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, इस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, तो आप लोग को अभी जो भी बचा हुआ समय है इसमें रिटेन एग्ज़ाम परीक्षा और दौड़ दोनों का तैयारी करना है, ना कि सिर्फ पढ़ने से आप लोग का फाइनली सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। और जो लोग खुद से तैयारी करना चाहते हैं ऐसी बात नहीं है कि यदि आप इस बैच में जुड़िएगा तभी आप लोग सेलेक्ट हो पाइएगा। सो आप खुद से भी तैयारी, बहुत सारे अभ्यर्थी खुद से भी तैयारी करके यहाँ पे अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित किए हैं। यदि आप लोग को लगता है कि कहीं ना कहीं हमें एक स्टडी मटेरियल एक जगह कंप्लीट इकट्ठा मिल जाए तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे काम करने का प्रयास किए हैं।